पिछले वीडियो क्लास में आपने वाष्पदाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन के बारे में पढ़ा। आज के इस क्लास में हिमांक अवनमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिमांक अवनमन को समझने के पहले हम ये समझते हैं कि हिमांक क्या होता है। हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह बताया गया कि किसी भी पदार्थ का वह ताप जिस पर उसकी द्रव अवस्था का वाष्पदाब उसके ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, उसका हिमांक कहलाता है। यदि हम किसी भी पदार्थ को ठंडा करें, जैसे किसी गैस को ठंडा करें, तो वह द्रव में बदलता है, और जब द्रव को भी ठंडा करते जाएं तो वह पदार्थ ठोस में बदलता है। जिस तापमान पर वह द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में परिवर्तित होता है उस तापमान को हिमांक कहते हैं। और इस तापमान पर, विशेष तापमान पर, उस पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया, क्योंकि विलयन की बात हम कर रहे हैं, जहां तक शुद्ध विलायक और विलयन की बात है, तो शुद्ध विलायक का हिमांक अपेक्षाकृत अधिक होता है और विलयन का हिमांक कम होता है, और यह वाष्पदाब के अवनमन पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी विलायक, जैसे अगर ये विलायक होता तो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है, उसका हिमांक भी अधिक होता है। अगर हम उसमें कुछ विलेय पदार्थ घोलकर विलयन बना दें, ऐसी दशा में अगर हम इसमें विलेय पदार्थ घोल दें और विलयन बना दें, तो इस दशा में जो विलयन है उसका वाष्पदाब घट जाता है। इसका कारण आपने पहले जान लिया है, पहले आपको बताया गया है। तो वाष्पदाब घटने के कारण इसके हिमांक में भी कमी होने की प्रवृत्ति होती है। यह जो प्रवृत्ति है इसे ही हिमांक अवनमन कहते हैं। यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि हिमांक अवनमन भी क्वथनांक उन्नयन की भांति एक अणुसंख्य गुण है। क्योंकि यह भी वाष्पदाब अवनमन पर आधारित है, इसलिए हिमांक अवनमन भी एक अणुसंख्य गुण है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यदि हम एक विलायक और विलयन के वाष्पदाब और उसके तापमान के मध्य ग्राफ खींचें तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इस तरह से यदि यहाँ पर हम तापमान दिखाएं और इधर वेपर प्रेशर दिखाएं तो हम पाते हैं कि प्रत्येक ताप पर विलायक का वाष्पदाब विलयन के वाष्पदाब की अपेक्षा अधिक होता है। ये विलायक के लिए है, यहाँ पर लिख देते हैं विलायक, और यहाँ लिखते हैं विलयन। विलयन का वाष्पदाब प्रत्येक तापमान पर विलायक से कम होता है, और यदि इनका तापमान कम करते जाएं तो वाष्पदाब भी क्रमशः घटता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आती है कि इस विलायक का वाष्पदाब, द्रव अवस्था का वाष्पदाब इसके ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर होता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर द्रव था, लिक्विड था, यहाँ सॉलिड स्टेट है। इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो लिक्विड और सॉलिड दोनों का वाष्पदाब सेम होता है। ये वाष्पदाब का जो पॉइंट है ये सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए सेम है, ये विलायक के लिए। और यदि विलयन के लिए ग्राफ खींचें तो इस पॉइंट पर ये हमें ग्राफ प्राप्त होता है। इस पॉइंट पर ये वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब और विलयन का तापमान या हिमांक दोनों इस पॉइंट पर मिलते हैं। तो हमें ये दो पॉइंट मिल गया तापमान की रेखा पर, तापमान के एक्सिस पर। एक हो गया ये विलायक का कुछ ये हिमांक, जिसको हम टी नॉट से दिखाएंगे, और दूसरा जो है ये विलयन का हिमांक, इसको टी से दिखाएंगे। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है ये देखा गया कि विलयन का हिमांक कम है और विलायक का हिमांक अधिक है। यह जो हिमांक का अंतर है
यही हिमांक अवनमन कहलाता है। विलायक में विलयन बना देने पर हिमांक घट जाता है। हम हिमांक अवनमन को यदि डेल्टा टी एफ से, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ से दिखाएं तो लिख सकते हैं टी एफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टी। यहाँ टी नॉट शुद्ध विलायक का हिमांक है, जबकि टी विलयन का हिमांक है। तो हिमांक का जो अंतर है ये हिमांक अवनमन है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जैसे क्वथनांक उन्नयन भी इसी तरह से था, वहाँ भी मोललता के समानुपाती था। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, या लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। यहाँ के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक है या हिमांक अवनमन स्थिरांक है, या इसको इंग्लिश में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ का मान प्रत्येक विलायक का अलग अलग होता है। वह विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जल के लिए के एफ का मान प्रयोगों द्वारा देखा गया कि 1.82 ये वैल्यू है, इतना ये के एफ की वैल्यू होती है। अर्थात यदि हम एक मोल, अगर हम मोललता की बात करें तो अगर मोललता 1 हो जाए तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। यदि हम 1 मोल चीनी या 1 मोल यूरिया, 1 मोल ग्लूकोज, किसी भी अवाष्पशील ये विद्युत अनपघट्य पदार्थ का, जो विद्युत अपघट्य न हो, जैसे सोडियम क्लोराइड जैसा कोई पदार्थ न हो, बल्कि वो अनपघट्य हो, जैसे ग्लूकोज है जिसका आयनन नहीं होता, तो अनपघट्य पदार्थ का 1 मोलल विलयन ले लें तो उसमें जो हिमांक में अवनमन होगा वह 1.82 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन का होगा। जैसे यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का हिमांक है तो -1.82 पर उस 1 मोलल विलयन का हिमांक होगा। हिमांक 1.82 यूनिट घट जाएगा। यह है, यदि हम इस समीकरण में डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी में यदि हम मोललिटी का मान रख दें तो लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, मोललिटी का जो वो फार्मूला है आपने पढ़ा है, के एफ इंटू पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार अपान विलेय पदार्थ का अणुभार, स्मॉल लेटर यम से दिखा दें तो ये मोलों की संख्या हो गई। और इसमें हम भाग दें कैपिटल डब्लू का, डब्लू विलायक का किलोग्राम में भार है, यहाँ पर डब्लू केजी में भार है विलायक का। यदि यह ग्राम में हो तो लिखा जा सकता है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के 1000 के एफ इज इक्वल टू 1000, यहाँ 1000 का भाग देंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 1000 के एफ इंटू स्मॉल लेटर डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। इस सूत्र की सहायता से यदि हम चाहें तो स्मॉल लेटर यम अर्थात पदार्थ का अणुभार, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का अणुभार यम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1000 के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। यह जो समीकरण है, इस समीकरण की सहायता से हम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का अणुभार हिमांक अवनमन के आधार पर हम विलयन का हिमांक अवनमन ज्ञात कर लें, डेल्टा टी एफ ज्ञात कर लें, और ये वेट दोनों का तौल करके और हम पदार्थ का अणुभार निकाल सकते हैं। अणुभार निकालने की यह भी एक विधि है, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य। इसको मैंने कई बार रिपीट किया, यहाँ पर अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थों का ही अणुभार निकाला जा सकता है। एक और टॉपिक है आपके सिलेबस में, यहाँ जो ये के एफ की वैल्यू है इसे हम ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी के टॉपिक में
एक टॉपिक है हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसकी वैल्यू ज्ञात करके, हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपराइजेशन का मान ज्ञात करके हम KF या इसके पिछले वीडियो लेक्चर में था KB, इन दोनों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने में असुविधा होती है तो वहाँ पर उस टॉपिक का प्रयोग करके हम एक समीकरण की सहायता से, जिसका आपके पाठ्यक्रम में निगमन नहीं है, केवल सूत्र है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो उसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आपको याद करना है KF। KF का अर्थ है हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक। इसका मान ये निर्धारित किया गया R इंटू M इंटू डेल्टा TF, डेल्टा नहीं TF स्क्वायर, यहाँ TF स्क्वायर जो है, TF विलायक का हिमांक है, और अपान 1000 इंटू हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन को डेल्टा फ्यूजन H से लिख सकते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन में जो चेंज है, एंथैल्पी परिवर्तन है। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब एक किसी विलायक की निश्चित मात्रा को हम उसको ठोस अवस्था में बदलें तो उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, संपूर्ण विलायक को ठोस अवस्था में बदल देने में निश्चित मात्रा, अब ये मोल भी हो सकता है या किलोग्राम भी हो सकता है, जैसा भी मान हो उसी के आधार पर KF का मान और डेल्टा H का मान रखेंगे तो इस समीकरण की सहायता से KF का मान निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से KB जो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट था या उसको यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया, ये भी एक समीकरण है। इसको समीकरण से संबंधित किया गया है RmTB स्क्वायर, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है विलायक का, उसका स्क्वायर अपान 1000 इंटू डेल्टा वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन H, डेल्टा H। यहाँ पर ये जो ये RM, TF और डेल्टा H ये आए हैं, इनको आप समझ लें। R गैस स्थिरांक है, M पदार्थ का अणुभार है, यहाँ पर M जो है दोनों समीकरणों में पदार्थ का अणुभार है और R दोनों समीकरणों में गैस स्थिरांक है। TF आपको जैसा कि बताया गया विलायक का, TF जो है वह विलायक का क्वथनांक है और हिमांक है, और यहाँ पर TB ये विलायक का क्वथनांक है। डेल्टा फ्यूजन H जो है और डेल्टा वेपराइजेशन H, इसका अर्थ है कि फ्यूजन की क्रिया में, गलने की क्रिया में, जैसे ठोस से द्रव बने तो अवस्था जो परिवर्तन होता है एक निश्चित द्रव्यमान के विलायक का हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इन समीकरणों की सहायता से हम KF और KB की गणना कर सकते हैं और इन KF और KB के आधार पर हम हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन की भी गणना कर सकते हैं। हिमांक अवनमन के बाद जो आपके पाठ्यक्रम का अगला टॉपिक है विसरण और परासरण, ये जो टॉपिक्स हैं, और परासरण दाब के बारे में आपको कंसेप्ट दिया जाएगा। तो विसरण और परासरण के बारे में समझाते हैं। एक प्राकृतिक घटना होती है जिसे कहते हैं विसरण। आपने पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। डिफ्यूजन, विसरण या डिफ्यूजन, किसी भी पदार्थ की स्वतः गति को विसरण कहते हैं। अब ये देखा गया उदाहरण के लिए, जैसे अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो कमरे के एक कोने से अगरबत्ती की गंध पूरे कमरे में फैल जाती है, यह क्रिया विसरण कहलाती है।
इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अगरबत्ती का जो धुआं है वह स्वतः विसरित होता है, डिफ्यूज होता है, फैलता है। इसी तरह से यदि हम एक बीकर ले लें, एक बर्तन ले लें या बीकर ही, और उसमें जल ले लें, जल से भरा हुआ बीकर, एक थिसिल ट्यूब, इसमें थिसिल कीप रखें। थिसिल कीप एक तरफ चौड़ी होती है और इसमें धीरे धीरे KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट, ये लाल दवा होती है जिसका प्रयोग पहले कुओं में कीटाणुनाशक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो KMnO4 इसका विलयन जो है बैगनी रंग का, पर्पल कलर का विलयन होता है। तो ये विलयन इसमें हम धीरे धीरे गिराते हैं। अगर जल में कीप की सहायता से गिराते हैं तो यह विलयन नीचे फैल जाता है। हम प्रारंभ में तो देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट की एक परत हमें दिखाई देती है और जल की दूसरी परत दिखाई देती है, किंतु धीरे धीरे ये दोनों परतें एक दूसरे में इस प्रकार मिल जाती हैं, विसरित होकर के यहाँ जल का विसरण पोटेशियम परमैंगनेट में और पोटेशियम परमैंगनेट के अणुओं का विसरण जल में होता है। दोनों पदार्थों का विसरण एक दूसरे में होता है। कुछ समय पश्चात संपूर्ण विलयन का कलर एक जैसा पर्पल कलर हो जाता है। पर्पल ये एक तरह का बैगनी कलर होता है। तो यह एक समान जो रंग होता है वह विसरण के कारण होता है। अनेक घटनाओं में हम विसरण की क्रिया को देख सकते हैं। विसरण एक भौतिक क्रिया है, इसमें जैविक क्रिया की बात नहीं है, लेकिन विसरण के विरुद्ध एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं परासरण। विसरण में अगर हम परिभाषा दें, संक्षिप्त परिभाषा, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी पदार्थ के स्वतः फैलने की क्रिया को या स्वतः गति को, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को विसरण कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ की सांद्रता अधिक है तो वह धीरे धीरे चारों तरफ जहां सांद्रता कम है उधर की ओर फैलता है, यह क्रिया विसरण कहलाती है। किंतु यदि हम परासरण की बात करें, परासरण एक विशेष क्रिया है जो प्रायः जैविक कोशिकाओं में, जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है। परासरण या ऑस्मोसिस। पहले कुछ उदाहरण के माध्यम से हम परासरण की घटना को समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अचार बनाते समय नमक के विलयन में जब हम आम को या नींबू को रखते हैं तो उसमें से पानी निकल करके धीरे धीरे बाहर विलयन की मात्रा बढ़ जाती है और आम सिकुड़ जाता है या नींबू सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने की क्रिया जो है यह परासरण के कारण होती है। अनेक क्रियाओं में, जैसे आप किसी अंगूर को नमक के विलयन में डाल दें तो वह सिकुड़ जाता है। किशमिश को अगर आप पानी में डाल दें तो वह पानी सोख कर फूल जाता है। ये सभी क्रियाएं परासरण की घटना के कारण होती हैं। परासरण की क्रिया को समझने के लिए हमें अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में समझना होगा। अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत सी ऐसी झिल्लियां होती हैं जो केवल जल के लिए पारगम्य होती हैं। ऐसी झिल्ली को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या आपकी बुक में कहीं कहीं लिखा हुआ है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्लियों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये झिल्लियां केवल जल के लिए पारगम्य होती हैं या परमिएबल होती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे बकरे का आशय,
बकरे का ब्लैडर अर्थात यूरिनरी ब्लैडर, सूअर का यूरिनरी ब्लैडर, या मुर्गी के अंडे की बाहर की झिल्ली कुरियान, ये जो है प्राकृतिक झिल्लियों के रूप में। इसी प्रकार सेलोफेन, ये झिल्लियां हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती हैं। एक पदार्थ होता है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड एक कृत्रिम झिल्ली के रूप में कार्य करती है। ये बहुत अच्छी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मानी जाती है। कॉपर Cu2FeCN6, ये कॉपर फेरोसाइनाइड एक तरह का पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ, जिसका मेम्ब्रेन बनाया जा सकता है। तो यह एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भांति कार्य करता है। अब हम परासरण की क्रिया को समझते हैं। हमने अभी तक समझा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। वह मेम्ब्रेन जिसके आर पार केवल जल के अणु आ जा सकते हैं। यदि हम एक ऐसा उपकरण लें, एक ऐसा ऑपरेटस लें जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हो बीच में, एक तरफ हम कोई विलयन ले लें या कोई सांद्र विलयन ले लें, सांद्र विलयन, और दूसरे तरफ तनु विलयन ले लें, तनु विलयन, या केवल विलायक ले लें। अगर हम यहाँ पर विलायक ही ले लें तो भी गलत नहीं होगा, विलायक, तनु विलयन या विलायक। अब आपको जैसा कि बताया गया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM यदि यहाँ बीच में लगा हुआ है तो इसके आर पार केवल जल के अणु सांद्र विलयन से विलायक की ओर या विलायक से सांद्र विलयन की ओर, इस तरह से दोनों ओर गति करने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन जैसा कि आप विसरण में पढ़े हैं कि किसी भी पदार्थ का विसरण हमेशा अधिक सांद्रता या अधिक मात्रा से कम मात्रा या सांद्रता की ओर होता है। अगर हम ध्यान से समझें तो सांद्र विलयन और तनु विलयन या विलायक, अगर दोनों की ऊंचाई हम बराबर रख दें तो हम पाएंगे कि तनु विलयन या विलायक में H2O, अगर H2O ही विलायक है, की मात्रा अधिक होगी। अर्थात ये दोनों क्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो रही हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये H2O के अणुओं का जो विसरण होगा अधिक से अधिक तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होगा। यहाँ विशेष बात है, क्योंकि यह मेम्ब्रेन केवल जल के अणुओं के लिए पारगम्य है, इसलिए विलयन का जो विलेय पदार्थ है, जैसे चीनी है, नमक है, वह विलयन से विलायक की ओर गति नहीं करेगा। इसलिए केवल जल के ही अणु गति कर सकते हैं। प्रारंभ में हम देखेंगे कि जल के अणुओं की गति अधिक होगी, यद्यपि गति दोनों दिशाओं में होगी, लेकिन विलायक या तनु विलयन से विलयन की ओर जल के अणुओं की गति अधिक होगी। और धीरे धीरे इसका लेवल, इसका जो तल है, यह ऊंचा उठता जाएगा और इसका तल धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा। और एक ऐसी दशा आएगी कि दोनों में के तलों में अंतर के कारण, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई बढ़ गई, तो एक प्रकार का द्रव स्थैतिक दाब लगेगा इस विलयन पर, जो इस परासरण की क्रिया को रोक देगा। तो अब हम परासरण की परिभाषा समझते हैं। अभी तक हमने परासरण की क्रिया को देखा। परासरण को अगर हम परिभाषित करें तो जब हम दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं तो तनु विलयन या विलायक से विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। केवल विलायक के अणुओं की यह गति परासरण कहलाती है। यहाँ ध्यान दीजिए, विसरण और परासरण में अंतर है। विसरण किसी भी पदार्थ का होता है, लेकिन परासरण केवल विलायक का होता है। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती, किंतु परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। अगले वीडियो लेक्चर में आपको परासरण दाब के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।